वी आर स्टार्टिंग विद November 23, पेपर 3 वेरिएंट 2। ठीक है, तो पेपर 32 है, इसका मतलब पेपर 3 वेरिएंट 2। ठीक है, ये पेपर अटेम्प्ट करा था आप लोगों ने? ठीक है, 24 और 21, ठीक है, फेयर मार्क्स हैं, सही है। चलो देखते हैं पेपर कैसा है। द डायग्राम शोज द टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स वाई एंड जेड, कंज्यूमर्स वाई एंड कंज्यूमर्स जेड। ईच कंज्यूमर्स बार्स ऑफ ईच कंज्यूम्स बार्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है, जिससे मुझे टोटल यूटिलिटी का ग्राफ दिया हुआ है, और इससे पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस। सही है, इसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस in the marginal utility of consumers Y and Z when each consumes 4 bars of chocolate। अच्छा, तो दोनों कंज्यूमर्स जो हैं वो 4 बार्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मुझसे मार्जिनल यूटिलिटी पूछी है, द कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 बार्स ऑफ चॉकलेट ना। तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है, पहले कंज्यूमर वाई का देखते हैं। कंज्यूमर वाई जो है वो तीसरे यूनिट पे 65 टोटल यूटिलिटी है, और चौथे यूनिट पे 70 यूटिलिटी। देखो 4 का मतलब होता है 3 to 4। सही है, तो थर्ड यूनिट पे 65 की टोटल यूटिलिटी, और फोर्थ यूनिट पे कितनी है, 70। तो +5/1। तो मैं निकाल रहा हूँ MEOF Y, तो MEOF Y मेरे पास कितना आया, +5। इसी तरीके से मुझे MEOF Z भी निकालना पड़ेगा, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कैसे निकालेंगे भाई, 3 यूनिट पे जो है वो इसकी थी 45, फोर्थ यूनिट पे थी इसकी 40। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, -5/1 विच विल बी -5। कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, +5 और -5 में कितने का डिफरेंस होता है, सही है, 10 का डिफरेंस होता है। देखो आपको +5 और -5 को दोनों को आपस में माइनस नहीं करना, आपको सिंपली डिफरेंस बस बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज 10। अक्सर ना हम कैलकुलेशन करते हुए हो सकता है काफी बच्चों का आंसर 0 भी आ जाए, और ये हुआ है। सही है, ये हुआ है, ये मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों ने इसके आंसर 0 करें, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। When choosing to buy two products, the satisfaction gained by the consumption of different combinations of these two products can be represented by an indifference curve. Which statement about such an indifference curve is correct? The range of indifference curve shows the combination of products a consumer can purchase with a given income. This is shown by the budget line, so this is the wrong statement. If an indifference curve with a downward sloping straight line, the principle of diminishing marginal utility will must be operating. No, the principle तो नहीं बोलूंगा, marginal rate of substitution होता है याद है। What is the slope of indifference curve? Marginal rate of substitution, that is MRS, the rate at which consumer switches the good on the x-axis with the good on the y-axis. Indifference curves never cross, because this means that the consumer would be indifferent between combinations of the two goods even when one combination provides more of each good. तो सी इज द राइट आंसर। मैं इसको आपका ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। अगर मैं सी का ग्राफ आपके सामने यहाँ पर बनाऊँ ना, तो मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। सही है, ये ह्यूमिडिटी की वजह से ना वापस मसला आ रहा है यार, एक तो मैं फेंक दूंगा इसको। अच्छा, तो ये आपका गुड वाई, ये आपका गुड एक्स, ये मैंने आपके सामने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये मैंने आपके सामने दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाया। ठीक है, नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ए, दिस इज कॉम्बिनेशन बी, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन सी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ए और बी एक पे लाई कर रहे हैं, ए और सी भी एक ही इंडिफरेंस कर्व में लाई कर रहे हैं, बट सी एंड बी आर नॉट इक्वल। तो दिस इज द रीजन वाई दे डू नॉट क्रॉस, क्योंकि अगर ए और बी सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, और ए और सी भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, देन दी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक सी एंड बी शुड बी इक्वल, बट सी एंड बी इक्वल नहीं है। और अगर आप देखो, बी इज अ बेटर कॉम्बिनेशन देन सी, अगर एक रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट मुझे कह रहा है ये ऑप्शन सी में। द गैप बिटवीन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी। तो अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है, क्लास में तो सभी पढ़ा है, बात यही है ना कि याद कितना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल कॉस्ट है, इसको याद करते हैं। सच एज एयर पोल्यूशन ड्यू टू कार एमिशंस कैन कॉज डैमेज टू पीपल्स हेल्थ इन सिटीज, बहुत बेसिक सी बात है, हेल्थ उनकी कम होती है। विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर फ्रॉम दिस सिचुएशन? कार मैन्युफैक्चरर्स विल ऑटोमेटिकली बेयर एनी एक्सटर्नल कॉस्ट? नो, कार मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट गिव अ शिट। वो एक्सटर्नैलिटीज को सिंपली क्या करते हैं, वो एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है क्या थर्ड पार्टी पे इफेक्ट आ रहा है। सही है। Market failure will be resolved when private cost equals external cost. No, it will be resolved when social benefit is equals to social cost. Most people will decide to use buses rather than cars. Uh, no, because people do not know the harmful effects of the things they are doing. सही है। So D is the right answer. Some form of government intervention to improve economic efficiency. You will have to impose taxes, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम होगी, या तो आप एडवर्टीजमेंट करोगे या तो आप अगेन बहुत पॉलिसीज है आपके पास। ठीक है, क्लियर है ये चीज का मसला। तो 3 का आंसर इज डी। Question number 4, the merger of two large firms in Singapore market supplying taxis and private hired vehicles resulted in a single firm with 80% of the market. The remaining 20% of the market consisted of thousands of independent taxi drivers. Now you need to keep in mind that initially there were two large firms जो कि market को dominate कर रही थी, तो we are talking about a duopoly. सही है, and duopoly is part of oligopoly, याद है, duopoly is part of oligopoly. ओलिगोपोली की स्पेलिंग क्या होती है, ओलिगोपोली, सही है हाँ, ठीक है। वॉइस विच स्टेटमेंट, अब अगर आप देखो तो ये ओलिगोपोली से एक तरह से मार्केट लीडर्स बन रहे हैं दोनों मिलके, तो एक तरह से मोनोपोली वाली सिचुएशन खड़ी हो गई है। अब एग्जैक्टली प्योर मोनोपोली तो नहीं है, पर मोनोपोली है, ये हाईएस्ट मार्केट शेयर है ना इनका। Which statement best describes what has effectively occurred in the market structure? The market has become monopolistically competitive. No. The market has changed from an oligopoly to a monopoly. Yes. The market has changed from perfect competition. It was never a perfect competition. Infinite number of firms नहीं थी, millions of firms नहीं थी. The market remains an oligopoly. No. सही है, तो 4 का आंसर इज बी। सही है, 4 का आंसर इज बी। Question number 5. The diagram shows the cost and revenue curves of a profit maximizing monopolistic competitive firm. अब जाहिर है they are small firms, ठीक है, दे आर स्मॉल फर्म्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म स्मॉल्स होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है एमसीजी का टू एमआर के अलावा कहीं और ऑपरेट करने का नहीं सोचती। दे आर ऑपरेटिंग ऑन दी एमसीजी का टू एमआर, बट दिस इज देयर ऑपरेशनल पॉइंट, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। याद है नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है मोनोपोलिस्टिक का, याद है, नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी आती है, याद है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। मोनोपोलिस्टिक फर्म्स अपनी एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकती हैं, बट ड्यू टू इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं करती। मतलब अगर वो चाहें तो दे कैन ऑपरेट ऑन दिस पॉइंट, अगर वो चाहें तो दे कैन ऑपरेट ऑन दिस पॉइंट विच इज MC is equals to AR which is allocatively efficient. They can operate on this point which is average total cost is equals to minimum, but they are neither productive nor allocative. Which statement correctly describe the performance? They are not allocatively efficient, क्योंकि allocatively efficient MC is equals to AR पे होता है। It's making abnormal losses. No. It is making abnormal profits. No. Abnormal profits होते हैं जब average revenue is greater than average total cost. और losses की भी simple condition है, वैसे आपको पता होना चाहिए, cost greater than revenue. तो D is the right answer. They are operating at AC is equals to AR. ठीक है भाई, अब तक हल्का चल रहा है पेपर। MCQ number 6. A firm changes its aim and chooses to produce where marginal revenue is 0 instead of where MR is equal to marginal cost. अच्छा, तो आपके लिए ना यहाँ पर एक ग्राफ बना देते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा अगर ये ग्राफ मेरे से बन जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है ना कि ये एप्पल पेंसिल ने भी जवाब दे दिया। सही, तो डिमांड इज इक्वल्स टू AR MR, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक MC बनाया, थोड़ी रफ डायग्राम बन रही है, बेयर विद मी भाई। सही है, तो इनिशियली वी आर ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट विच इज MC इज इक्वल्स टू MR। तो मेरी प्राइस ये थी, मेरी क्वांटिटी ये थी। अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करता हूँ और MR 0 पे आता हूँ, तो दिस इज MR 0। सही है, तो मैं बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट से जा रहा हूँ MR 0 की तरफ। ठीक है, तो MR 0 इज सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, याद है।
This is sales revenue maximization, SRM. This is profit maximization, PM, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो रहा है तो पहले के मुकाबले में प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो which explanation is not correct? The firm wishes to increase sales, yes. The firm wishes to increase output, yes. The firm wishes to reduce price, yes. The firm wishes not to gain more profits, D. Not correct. सही है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ओके, तो मसला, मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व नहीं बनाया, फर्क नहीं पड़ता ना मुझे, खाली उसको वो दिखाने थे, पॉइंट्स दिखाने। क्वेश्चन नंबर 7, a firm operating in the airline industry uses third degree price discrimination। याद है डिफरेंट मार्केट्स, थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होती थी? डिफरेंट मार्केट्स। जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टर्की में कौन है स्टेक वाला, वो नमक फेंकता है जो, क्या नाम था उसका? नुसरत था, नुसरत था, नुसरत। तो ये करता है, ये क्या करता है, दुबई में हाई प्राइजेस चार्ज करता है। सही है, दुबई में हाई प्राइजेस चार्ज करता है, टर्की में लो प्राइजेस चार्ज करता है, क्योंकि दुबई में इसके प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट इतने नहीं हैं, टर्की में इसके जैसे बहुत बैठे हैं। सही, तो डिफरेंट मार्केट्स, which condition is most likely to allow this to happen? अब conditions of price discrimination भी आपको पता होनी चाहिए। consumers are able to buy cheaply and then sell the product at higher price, no, consumers should not be able to do this, वरना तो फेल हो जाएगा। price elasticity of demand is the same for all consumers in the market, no, price elasticity of demand should be different, ये तो सबसे पहली condition है of price discrimination। the firm faces a perfectly elastic demand curve, no, the demand curve should be a downward sloping demand curve जिसमें elasticity change हो रही हो। सही है, the firm is able to keep different market segments separate, yes, D is the right answer। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, what is not an example of a moral hazard? moral hazard याद है, मैंने आपको एक बार इसका लिखवाया था, मैंने कॉपी भी करा था इसको, ये रहा। सही है, इसको पहले पढ़ लो। it is when someone takes more risk because they know they won't have to pay for the problem that happen if things go wrong। इसको वापस पढ़ो। moral hazard का मतलब क्या है? It is when someone takes more risks because they know they won't have to pay for the problems that happen if things go wrong। मैं अगर कोई ऐसा डिसीजन ले रहा हूं तो शायद मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये रिस्क बेयर नहीं करना पड़ेगा। सही है, अच्छा, what is not an example? People with a higher risk of unemployment are more likely to undertake training, A is the right answer। कोई moral hazard यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ो, people with free dental care are less likely to take care of their teeth with good oral hygiene, yes। मैं अपने दांतों का ख्याल नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दांत अगर खराब हो गए तो मुझे तो पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो दिस इज मॉरल हैजर्ड। पीपल विद इंश्योरेंस अगेंस्ट कार थेफ्ट आर मोर लाइकली टू पार्क देयर कार इन हाई इनकम हाई क्राइम एरियाज। मुझे ये चीज पता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो भी गई तो इंश्योरेंस मेरे पैसे भर देगी, अगेन दिस इज अ मॉरल हैजर्ड। People with unemployment benefits are less likely to undertake retraining if they become, they know कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट हो भी गए तो गवर्नमेंट हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी, वी डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, तो अगेन दिस इज अ मॉरल हैजर्ड, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आजकल बहुत टेस्ट हो रहा है यहाँ पेपर में, पढ़ जाए आगे। In recent years, question number 9, in recent years, the fuel cost of operating a aircraft has declined. Over the same period, improved design has led to much quieter aircraft. How would this affect the marginal private cost and the marginal external cost? बहुत सिंपल है, फ्यूल कॉस्ट इज अ प्राइवेट कॉस्ट और मच क्वाइटर एयरक्राफ्ट होगा तो एक्सटर्नल, मतलब बेसिकली फ्यूल कॉस्ट जो है ना वो कम हो रहा है तो प्राइवेट कॉस्ट भी कम होगी, और क्वाइटर एयरक्राफ्ट है तो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन सब कम हो जाएगा, मतलब नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगा तो एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो दोनों विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, अ डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ बोथ एमपीसी एंड एमईसी कर्व्स, ए इज द राइट आंसर। सही है, तो इसमें बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, वही बात है, ऑप्शन ये वाली स्टेटमेंट सही है पर ये वाली गलत है, और ये दोनों तो वैसे ही गलत है, ये स्टेटमेंट भी सही है पर वही बात है, आधी स्टेटमेंट सही है। Firm K operates in a competitive market. Firm L is a monopoly employer. Both firms are operating at the equilibrium level of output. Trade unions are introduced with the result that wages in each firm are increased। सही, तो ट्रेड यूनियन ने सक्सेसफुली जो है ना वो वेजेस बढ़ा दिए हैं।
अब ऑल्दो वी नो दैट कंपैरेटिव मार्केट में देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर वहां पर वेजेस बढ़ भी जाती हैं तो सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर आपको याद हो, ये बेसिक वाली चीज याद है। मतलब अगर मैं फर्म के की बात करूं तो फर्म के कंपैरेटिव मार्केट में, कंपैरेटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? ये कंपैरेटिव फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। कंपैरेटिव फर्म का इक्विलिब्रियम ये होता है, वेजेस, क्वांटिटी ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, ठीक है, इक्विलिब्रियम वेज क्वांटिटी ऑफ लेबर। अब यहाँ पर अगर मैं वेजेस को बढ़ा दूंगा ना, तो आप देखो सिंपली क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, क्योंकि अबव द इक्विलिब्रियम आपको पता होगा, ये तो बेसिक बच्चों वाली बात है, A2 के स्टूडेंट को मुझे ये समझानी नहीं चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर हमने क्लास में भी पढ़ा है ये। तो दिस विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फर्म एल जो है ना वो मोनोप्सनी है, मोनोप्सनी का ग्राफ कैसे बनता है याद है? दिस इज MCL, सॉरी, दिस इज ACL, दिस इज इक्वल सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज MCL, दिस इज MRP। एक मोनोप्सनी फर्म का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, आपको शायद याद होगा, किधर होता है, कोई बता सकता है? एक मोनोप्सनी फर्म का ऑपरेट करती है MCL इज इक्वल टू MRP के ऊपर, इवन दो एक परफेक्टली कंपेरेटिव भी करती है, पर ग्राफ में फर्क है ना, सही है। तो दे ऑपरेट एट दिस पॉइंट, MCL इज इक्वल टू MRP, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैं ग्राफ क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं आपकी आदत बना रहा हूँ, सवा सवा घंटे का पेपर है, आधे घंटे में करके नहीं बैठना, सारे ऑप्शन सही से देखना, हर हर डिटेल में जाना। वेज यहाँ से निकलती है, सही है, वेज यहाँ से निकलती है, दिस इज वेज। अब ये वेज भी कम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कम करते हैं, हमें पता है। अब अगर इस मार्केट में मैं वेजेस को बढ़ाऊंगा ना, लेट से मैं यहाँ पर आ गया, तो आप देखो वेज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, देखो, ठीक है। इसका मतलब अगर वेजेस बढ़ती हैं तो फर्म के कंपैरेटिव मार्केट में है, तो एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, पर फर्म एल जो है वो मोनोपोली मार्केट में है, तो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, तो बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया तो मसला। A backward sloping supply curve of labor is the one where beyond a certain point the supply of labor, तो ग्राफ बना लेते हैं इवन। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मेरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है, इवन ड्राइव पे भी है, बुकलेट्स, MCQ बुकलेट्स, MCQ मैडनेस की प्लेलिस्ट मैंने आपको भेजी थी, पेपर 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 19 की 19 वीडियोस आपको देखनी है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 13 तारीख को आपका पेपर है, प्लीज डोंट स्किप इट, बहुत जरूरी है, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा उन वीडियो से, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, सही है। उसमें मैंने ये सारी छोटी छोटी चीजें कवर करी हैं और बहुत मुश्किल मुश्किल MCQs कराए। अब बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट जब वेज बढ़ती है ना, जब वेज बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, ठीक है, तो डिक्रीज एज वेज राइज, सी इज द राइट आंसर, सही है। ओके, 11 का सी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल के वर्ड से ही समझ आ रहा है, इट बेनिफिट्स एवरीवन, सबको मिलती है ये, इररिस्पेक्टिव इफ यू आर रिच और पुअर, इट डज नॉट मैटर, आप सबको मिलेगी। तो इंसेंटिव टू वर्क तो रिड्यूस होगा बिल्कुल, जब आप लोगों को पैसे दोगे, दे वोंट लाइक टू वर्क, क्योंकि जाहिर है पैसे मिलने हैं मुफ्त में। इक्वालिटी तो बड़ी की जाहिर सी बात है, गरीब को भी मिल रहा है, सही ना कहीं फायदा तो होगा, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ रही है ना गरीब की, सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन, मेजर्स वुड मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी, तो टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स तो हाई होने चाहिए, इनइक्वालिटी को कम करना है ना, क्योंकि टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स रिच को बर्डन करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी लो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पुअर पे बर्डन करते हैं, क्योंकि गरीब की इनकम का बड़ा हिस्सा जाता है ना, रिग्रेसिव नेचर का है। टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है। और स्टेट बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली हाई देने, बिकॉज इट बेनिफिट्स द पुअर, तो जो चीज पुअर को बेनिफिट दे रही है उसको बढ़ा दो, जो चीज पुअर की बैंड बजा रही है उसको कम कर दो, जो चीज अमीर की बैंड बजा रही है उसको बढ़ा दो, तो बी इज द राइट आंसर, सही है। तो मसला, सी कैसे होगा कुलसुम बेटा, कैसे MCQ को बोल रहे हो ये?
सही है। पिछला तो पिछला तो हमने कुछ और करा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इज डी, और 13 इज बी, और 12 डी। सही, हाँ सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। अब एट प्रेजेंट मोटरिस्ट हु ड्राइव देयर कार्स विद इन एरिया 1 ऑन द मैप पे अ डेली कंजेशन चार्ज ऑफ $8। मतलब जो इस एरिया में घूम रहे हैं ना, ग्रे वाले, जो ग्रे वाले एरिया में घूम रहे हैं, वो लोग सब $8 पैसे बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं? $8। Which car journeys would decrease in number if the congestion charge, if the congestion charge area were extended to area 2? अगर एरिया 2 में भी $8 आ जाएगा, तो एक्स वाले जो है ना वो आना ही छोड़ देंगे। एक्स वाले देखो, पहले तो जेड पे जा ही नहीं रहे होंगे, अगर जा भी रहे होंगे तो कम जा रहे होंगे। वाई में तो फ्रीली जा रहे थे, पर अब वाई में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वाई में भी चार्जेस आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब एक्स टू वाई विल रिड्यूस। ये रिपीटेड एमसीक्यू है शायद। सही है, बी होगा इसका आंसर, जर्नी फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। सही, आसान एमसीक्यू है, पर यही एमसीक्यू बहुत तरीकों से रिपीट हुआ है। अगेन, एमसीक्यू बुकलेट्स में मैंने सारे कराए हैं। इसी ग्राफ को इसने 10 बार रिपीट किया होगा अलग अलग तरीकों से। सही है। कह रहे हैं कि एरिया 1 में $8 का कंजेशन चार्ज है। सही है। अब इन लोगों ने कंजेशन चार्ज एरिया वाई में भी कर दिया, तो कह रहा है कौन सी जर्नी डिक्रीज होंगी? तो एक्स टू वाई डिक्रीज होंगी ना, एक्स टू जेड तो पहले ही कम होंगी। एक्स टू जेड तो पहले ही कम होंगी, इट इट विल बी ऑलरेडी लो, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी थे ना कंजेशन चार्जेस। पर अब वाई में इंट्रोड्यूस हो गए, तो एक्स टू वाई कम हो जाएगा। और वाई टू जेड और जेड टू वाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों में चार्जेस होंगे अब। तो ये दोनों में चार्जेस होंगे अब। सही है, तो 14 का आंसर विल बी बी। 15, which what is most likely to lead to an increase in the size of national income? अब नेशनल इनकम का साइज कब बढ़ता है? जब इंजेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो इंजेक्शंस इज जे, एंड विड्रॉल्स कम हो जाते हैं। तो अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स। तो पहले के मुकाबले में लोग सेव कम करेंगे, तो विड्रॉल्स कम हो रहे हैं। सही है, विड्रॉल्स कम होंगे तो पीपल विल स्पेंड मोर। तो ये इज द राइट आंसर। सही है। अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इससे जो है वो शायद इंपोर्ट बढ़ जाए तो विड्रॉल बढ़ जाएंगे। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे आपके इंजेक्शंस कम हो जाएंगे। अ डिक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। सही है। इंजेक्शंस के अंदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स आते हैं, और विड्रॉल्स में सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, 15 का ये हो। 16, विच गवर्नमेंट पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंप्रूव ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बेसिकली क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू डू मल्टीपल टास्क। सही है, तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। और डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट, इससे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, पर स्किल सेट के ऊपर इतना कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इससे वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी, दे विल बी मोर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, बिकॉज बिकॉज दे विल बी एबल टू डू मल्टीपल टास्क। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नो। इंक्रीज सब्सिडीज टू फर्म्स टू एम्प्लॉय स्कूल लीवर्स, नो। ठीक है, तो 16 का आंसर विल बी बी। 17, the table shows the marginal propensity to consume the MPS, the MP, MRT, and the MPM. What is the size of the multiplier? तो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, 1/1 माइनस MPC भी होता है। 1/1 माइनस MPC और 1 ओवर विड्रॉल, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये विड्रॉल भी मिला के 0.5 है, ये भी 0.5 है। तो आप जो है वो सिंपली 1/0.5 कर दो, आपके पास आंसर 2 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो मल्टीप्लायर इज 2। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज लाइकली टू हैपन? विड्रॉल्स है ना, एमपीडब्ल्यू का मतलब विड्रॉल, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। एमपीडब्ल्यू लिख दिया मैंने, आप एमपीएस प्लस एमपीटी भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि एक कंट्री का पीपीसी इज शिफ्टिंग टू द राइट,
और फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है। फ्यूचर generations will be less well off than present generations, they will be more well off. Increased production of one good cannot be done without addressing decreasing the production of another, no. ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, मेरा तो पीपीसी राइट पर शिफ्ट हो रहा है। इंडिविजुअल विल हैव मोर चॉइसेस, यस। राइजिंग लेवल्स ऑफ आउटपुट विल कॉज पर कैपिटा इनकम्स टू इक्वलाइज। ये स्टेटमेंट अजीब सी है। इक्वलाइज, इनइक्वालिटी ज्यादा होती है ऐसी इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से इनइक्वालिटी जो है बढ़ती है, इक्वलाइज नहीं होती, और ज्यादा अनइक्वल होगी। Question number 19. The accelerator principle refers to the relationship between investment. So, according to the accelerator principle, the investment is induced. It is dependent on the income. सही है? तो इन्वेस्टमेंट एंड द लेवल ऑफ जीडीपी नहीं, बच्चे अक्सर ये आंसर कर देते हैं द चेंजेस इन द लेवल ऑफ जीडीपी। सही है? द चेंजेस इन द जीडीपी। और ये तो बिल्कुल ये एमएसी प्रिंसिपल। अच्छा, एक और बात, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये एमएसी प्रिंसिपल होता है। सही है? मतलब इंटरेस्ट रेट की बेसिकली दोनों चीजें जो है ना वो एमएसी में ही आती हैं मोस्ट लाइकली। ठीक है? तो ये एमएसी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट इज रिलेटेड टू एमएसी प्रिंसिपल। मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा? चेंजेस इन जीडीपी होगा ना। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है याद है? एक्सेलरेटर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम। अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेटर इज 0.4, इसका मतलब 40% ऑफ एडिशनल इनकम गोज इनटू इन्वेस्टमेंट। सही है? MCQ नंबर 20, व्हाट इज लाइकली टू बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स। डेफिसिट बढ़ने का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है। एन इंक्रीज इन द अफेक्टिव डिमांड। अफेक्टिव, अफेक्ट पूछा है, अफेक्ट बजट डेफिसिट के बढ़ने से। अच्छा, बजट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, उसका अफेक्ट पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स कम होगा, तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो ए इज द राइट आंसर। एन इंक्रीज अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? डिमांड विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, नो द अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, क्योंकि इकोनॉमी में जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, नो, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है कभी कभार, बट ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेशनरी गैप। अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग, नो, द स्पेंडिंग विल इंक्रीज। तो 20 का आंसर विल बी ए। Question number 21. The table gives the details of inflation and unemployment rate for different countries in 2008 and 2011. Which countries experienced a trade-off between inflation and unemployment rate? So basically negative relationship कहाँ पर आ रहा है? कनाडा में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो नो ट्रेड ऑफ। इन्फ्लेशन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ट्रेड ऑफ। इन्फ्लेशन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, नो ट्रेड ऑफ। इन्फ्लेशन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ट्रेड ऑफ। तो फ्रांस एंड जापान आर फेसिंग अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सही है? 21। यहाँ तक क्लियर है? तेज तो नहीं जा रहा मैं? पेपर आसान है यार। सही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, विच गवर्नमेंट पॉलिसी वुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट नेसेसरीली प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन रियल जीडीपी, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सही है? अच्छा, एक जो है, एक चीज बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी। ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्री रेक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। ठीक है? तो ये याद रखना, नॉट नेसेसरीली। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से अगर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि अनइक्वल होती है। सही है? मोर इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है। डाइवर्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू एजुकेशन, ऐसा जो है वो जरूरी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मैं वापस सवाल पढ़ रहा हूँ। कह रहा है विच गवर्नमेंट पॉलिसी वुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट नेसेसरीली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, अगर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी ना तो इससे जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे।
मुझे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर डाइवर्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू एजुकेशन, तो इससे आपकी अगेन मतलब इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेस, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है, देखो अगर मैं इक्वल करूंगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों हो रहा है, इससे इससे भी दोनों हो रहा है, सी इसका आंसर होगा। एनकरेजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स, अगर मैं फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इससे जरूरी नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इससे तो उल्टा मामला खराब हो जाएगा अगर डिप्लीशन हो जाए, अगर खत्म हो जाए, अनसस्टेनेबल हो। इंट्रोड्यूसिंग टाइटर कंट्रोल्स ऑन एयर पोल्यूशन, इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। मुझे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ रही। ठीक है, सी इज द राइट। समझ आ गया? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया था इस सवाल में, थोड़ा मैंने पढ़ा सही नहीं था। इस सवाल में ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट नहीं हो रही है, तो सी इज द ओनली ऑप्शन। 23 which policy measure to encourage economic growth might be based on the concept of the Laffer curve। Laffer curve का लेना देना टैक्सेस से होता है, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को कट करोगे ना तो दिस विल क्रिएट एन इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट। एंड सही है, इनका लेना देना नहीं है, 23 का ये हुआ। सही है। और 24 जो है, द एक्सचेंज रेट ऑफ एन इकोनॉमी अप्रिशिएट्स, तो इम्पोर्ट की प्राइजेस जो हैं वो कम होगी, एक्सपोर्ट की प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगी। Assuming the Marshall under condition holds in the economy, what is the likely outcome for the imported inflation? तो imported inflation तो फॉल होगी, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी। देखो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्यों फॉल हो रही है, ये तो बेसिक सी बात है, इम्पोर्ट सस्ता हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और मार्शल अंडर कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है ना तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो दिस विल लीड टू अ फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड विच विल लीड टू अ राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो 24 का भी है। Which characteristics are most commonly found in low income countries? So saving ratio is low because they earn less. Capital to output ratio is also low because of low investment, तो investment कम होती है, तो A is the right answer। सही है। नहीं, ऑफिशियली मार्शल लैंड कंडीशन तो वही है ना, जो है रिवर्स तो हमने खुद बनाई थी ना, कि अगर एप्रिसिएशन है तो इसको रिवर्स कर दो। वो क्वेश्चन में थोड़ी इस तरह बोलेगा कभी भी। वो तो हम थ्योरी वाइज इवेल्युएशन के लिए कर देते हैं। 25 है, सही है। व्हाट हैज नॉट accompanied ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, ऐसी कौन सी चीजें जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नहीं हुई है? डिप्लीशन हुआ है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल ट्रेड तो इंक्रीज हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इनकम्स बढ़ते हैं, ट्रेड बढ़ता है। अर्बनाइजेशन भी हुई है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी हुआ है, तो 26 इज द डी। क्वेश्चन नंबर 27, when assessing income distribution in an economy with change in the Gini coefficient suggests that a country is distributing income more equally। तो Gini coefficient का बेसिक रूल हमेशा याद रखना, जीसी अगर 1 है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी, और जीसी अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी। इट इज द मेजर ऑफ इन इनकम इनइक्वालिटी ना, तो जीसी अगर बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और जीसी अगर कम होगा, राइटिंग मेरी बहुत खराब हो रही है, सॉरी यार, ये मेरा ना बस नहीं लिखा जा रहा मेरे से। सही है। तो इट हैज मूव क्लोजर टू 1
नो इक्वली कह रहा है ना, इक्वली का मतलब जीसी कम हो रहा है, इट इज मूव क्लोजर टू जीरो, यस बी इज द राइट आंसर। ये दोनों नहीं। 27 का 28. In 2021, a very large cargo ship carrying over 18,000 cargo containers blocked the Suez Canal for 7 days. याद है वो छोटी सी जो वो होती है उसको ब्लॉक कर दिया था कश्ती ने। It delayed over 350 other cargo ships, causing shortages of products in markets around the world as supplies were disrupted. इससे रिलेटेड आपका मेरे ख्याल में जून 24 में भी क्वेश्चन आया ना, इन्फ्लेशन का। Which consequences of globalization is best illustrated by this event? तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? इंक्रीज ट्रेड। तो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि भाई अगर एक कनाल ब्लॉक हो रहा है तो पूरी दुनिया की ट्रेड रुक रही है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, चीपर प्रोडक्ट्स, ग्रेटर चॉइस, इंक्रीज माइग्रेशन, ये सारे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन। सही, ऑल्दो है ये इम्पैक्ट, बट बाय दिस इवेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. The table shows the data for Namibia and Spain from 2014 to 2017. What can be concluded whether there has been an increase in the economic growth? Economic growth बढ़ने का मतलब देखो अगेन वही है, रियल जीडीपी बढ़ रहा है। तो रियल जीडीपी किसका बढ़ रहा है? इसका कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो खाली स्पेन में आ रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो देखो हेल्थ स्पेंडिंग, तो यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही है। इसका मतलब दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं आ रही। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सही है। इसको मैं देखूंगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसको मैं देखूंगा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. द ग्राफ्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स between 3 to 7, which components of HDI have comparable changes to its overall change? अच्छा, तो HDI अगर आप देखो 3 to 7 ना, 3 to 7, ऐसी कौन सी चीज है जिसने कंट्रीब्यूट करा? अगर आप नोटिस करो 3 to 7 में HDI बढ़ रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि एचडीआई के 3 कंपोनेंट्स है ना, याद है? एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीएनआई। एजुकेशन में स्कूलिंग ईयर्स देखते हैं। अब एचडीआई को कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर जीएनआई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा अगर देखा जाए। तो 30 का आंसर विल बी सी। ठीक है, तो मसला, मैं मेरे हिसाब से इसका थ्रेशोल्ड हाई होगा पेपर का। मैंने एक चीज नोट करी, 2023 के हमने अब तक जितने पेपर्स करे ना, और 24 का इवन मार्च भी हम कर चुके हैं, बड़े ही हल्के पेपर है मेरे हिसाब से। तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो 2023 के पेपर्स करने चाहिए, पर आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो पिछले वाले पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि पिछले पेपर्स आर मोर डिफिकल्ट। एमसीक्यू बुकलेट शुड बी योर प्रायोरिटी, वो 19 वीडियोस, और पुराने पेपर्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही है, क्लियर है? हाँ इसमें बेटा मैं डाल दूंगा। सही है। नहीं ना, अगर आप ईशान अगर इसको ओवरऑल देखो ना, तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ अपनी जगह पे ही है ना। ओवरऑल देखो ना, स्टार्ट और एंड को देखते हैं हमेशा। सही है, हमेशा स्टार्ट और एंड को देखते हैं। तो प्लीज वो बुकलेट्स और पुराने पेपर्स, 2023 के पेपर मुझे नहीं लगता मुश्किल हैं, बहुत आसान है। हाँ वेरिएंट्स अगर मुश्किल है वो अलग बात है, हम करेंगे। पर अब तक जो पेपर्स हमने देखे हैं वो बहुत आसान है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता P3 का, P3 का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है P3। इस पेपर का थ्रेशोल्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1-2 है, नवंबर 3-2 है, नवंबर 23। देखो 25 पे है, ये बड़ा आसान पेपर था, बनता भी है 25 पे। और जनरली भी देखा जाए ना 24 से नीचे नहीं जाता P3 का थ्रेशोल्ड। पर रेंज बहुत बड़ी है यहाँ पे, देखो 19 पे बी है, तो इसका मतलब जिसके 19 से 25 के बीच में आ रहे हैं ना उसका ग्रेड बी होगा। फिर 2-2 मार्क पे चेंज हो रहा है, देखो 17 पे सी है, 15 पे डी है, फिर 1 मार्क पे ग्रेड चेंज हो रहा है, दैट इज 14 पे ई है। और अगर बिलो ई मेरा आ गया तो फिर मेरा यू है। यार कोई मसला?